दोस्तों इस क्यूआर कोड को आप जो है अपने मोबाइल में लीजिए और विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। एनसीईआरटी कोर्स क्लास 6 से 12 तक, जिसमें विज्ञान 6 से 10 तक, इतिहास, भूगोल और पॉलिटी 6 से 12 तक, समाजशास्त्र 11-12 का और इकोनॉमिक्स 9, 10, 11, 12 मिलेगा। फीस है 2499 रुपया और इसकी वैलिडिटी है 1 साल की। तो दोस्तों देर किस बात का, मोबाइल उठाइए और ये क्यूआर कोड डाउनलोड करिए और एनसीईआरटी कोर्स 1 साल तक 1000 घंटे पढ़िए। विश्वास लर्निंग ऐप आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेकर आया है। वैसे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस प्रीलिम्स का कोर्स है। आप ये बुक्स देख रहे हैं, सारे ऑथेंटिक बुक्स पर आधारित ये कोर्स है और आप इतने अच्छे कोर्स के लिए इंतज़ार मत करिए और ये क्यूआर कोड जो है उसको अपने मोबाइल में लीजिए, विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और मात्र 2499 रुपया में 1 साल के वैलिडिटी पर इस ऑथेंटिक किताब को जो है आप अपने जेहन में उतारिए और 2025 के जीआईएस के प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होइए। ये कंपनी के शासन का अंत यानी तीसरा पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 5 चरणों में संवैधानिक विकास है आपका। 5 में आज तीसरा क्लास है और तीसरा चरण शुरू किए हैं, यानी कम से कम 5 क्लास चाहिए संवैधानिक विकास ख़त्म करने का। और अगर 4 भी क्लास चाहिए तो 8 घंटा आप खाली संवैधानिक विकास पढ़ने जा रहे हैं। आज का 2 घंटा और कल शुक्रवार का 2 घंटा। देखिए ज़रा, 1858 से ये 1919 है और इसके बाद हमको उत्तरदायी सरकार के रूप में पढ़ेंगे 1919 से आगे। सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1858 क्यों लाया गया, तो देखिए क्यों लाया गया। 12 फरवरी 1858 को भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए, अब सोचिएगा कि अगर आप अच्छा से 1813 का एक्ट नहीं समझ रहे हैं, ठीक ना, पिट्स इंडिया एक्ट नहीं समझ रहे हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था, बाद में ये घुसपैठ किया 53 में कि नहीं 8-6 मेंबर जो है क्राउन के होंगे, तो एक तरह से वहाँ से 2 शासन चल रहा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष हमको दिख रहा है कि शासन है, लेकिन पर्दे के पीछे से वहाँ पे संसद भी जो है अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो ये जो 2 शासन था, इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी अलोकप्रिय हो गया। अगर आप जो अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं, समझना है कि वो बेचारा खुद सैंडविच हो गया कि संसद को संभाले और कि भारत की जनता को संभाले, और वो बीच में जो है अलोकप्रिय हो गया। यही है, उसको दूर करने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन एक विधेयक पेश किया। लेकिन आपको बता चुके हैं कि इंग्लैंड में 150 सालों में जो उनका संक्रमण का काल था उसमें 50 पीएम बना था। नहीं, उल्टा बोल गए, 50 सालों में 150 पीएम बना था। एक पीएम का अवधि 3 महीना 4 महीना होता था। उस संक्रमण के काल से गुजर कर उसके बाद इंग्लैंड एक नया व्यवस्था लेकर के आ गया, 2 पार्टी सिस्टम, कि भाई 2 ही दल हम लोग लड़ेंगे। वहाँ के संविधान में मनाही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे दल, वही प्रक्रिया अपने इंडिया में भी चल रहा है। क्या देखें, 1990 से लेके 2010 तक हर आदमी को लगता था कि हम एक नया पार्टी बनाएंगे और हम जो है 10-20 सीट लेके आ जाएंगे, हंग पार्लियामेंट हो जाएगा, या जो है हंग में असेंबली कर देंगे, अपने हिसाब से जो है सरकार चलाएंगे। कुछ राज्यों में अभी भी व्यवस्था है वो, जैसे कि महाराष्ट्र अभी देख रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ, चारों पार्टी को थोड़ा थोड़ा सीट आ गया। कुछ राज्यों में है 4 पार्टी, लेकिन पब्लिक खारिज कर दिया इस बार के चुनाव में, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस 4 हुआ करता था। कुछ राज्यों में एकदम 2 पार्टी सिस्टम है। अभी गुजरात नहीं कहेंगे क्योंकि अभी इस चुनाव में हारेगा आम आदमी पार्टी तो कहिएगा कि उसको खारिज किया जनता। अभी झंडा पताका खूब ले घूम रहा है, तो 3 है यहाँ पे।
समझ रहे हैं। और क्या कहते हैं, राजस्थान तो अभी भी 2 पार्टी, मध्य प्रदेश तो अभी भी 2 पार्टी, और सेंट्रल लेवल पर जाके देखिए धीरे धीरे छोटे छोटे दलों के साथ बड़े दलों को गठबंधन करना पड़ा और कहा कि हम हैं एनडीए और आप हैं यूपीए, हम 2 पार्टी सिस्टम की ओर ही बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत है, यहाँ कोई भी चीज़ स्मूथली नहीं जाता है, बीच बीच में कोई और तीसरा पार्टी खड़ा हो जाएगा। कभी वामपंथी जो है 50 सीट ला देगा, कभी अचानक लगा कि यूपी में समाजवादी पार्टी का चला जोरदार हवा, वो 30 सीट लेकर के आ गया, अब 30 आ गया तो गड़बड़ कर देगा। तो क्या देख रहे हैं, हमारे यहाँ उसी प्रोसेस से हम लोग चल रहे हैं। तो इंग्लैंड में बाद में आगे चलकर हो गया 2 पार्टी सिस्टम। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम उनकी मजबूरी है, उससे खुश नहीं होना है। ब्रिटेन में जो है वो मजबूरी नहीं है, उसका कारण बताते हैं। जब आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने जाएंगे, ठीक है ना, अध्यक्षात्मक शासन जहाँ है, एक राष्ट्रपति खड़ा होगा, तो आप अगर अपने आप को ये सोचेंगे कि हम एक नया पार्टी बना करके चुनाव लड़ें, तो सोचिएगा पूरे भारत में आपको अकेले प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन अगर 543 सांसद है तो आप केवल उसको टिकट दे रहे हैं, बाकी निर्वाचन आयोग कहता है कि 50 लाख रुपया आप इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं, मान लीजिए, तो वो 50 लाख इनकी जिम्मेदारी है, हमने तो टिकट दे दिया। अगला इनकी जिम्मेदारी है, आप पीएम बनना है तो एकमात्र सीट पर हम जो है अपना 50 लाख खर्चा करेंगे, अब बाकी पार्टी के अन्य लोग अपना अपना खर्चा करेंगे और जीत कर आ गए तो हम पीएम बन गए। इसलिए यहाँ क्या होगा, छोटा छोटा पार्टी बन जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति प्रणाली होगा तो जो आदमी चुनाव लड़ेगा उसको पूरे देश में प्रचार खुद के लिए करना पड़ेगा अकेले। अब जरा बताइए कि अगर गांव गांव घर घर जाना पड़े एक आदमी को, तो वहाँ 5 पार्टी नहीं हो सकता है, समझ गए। तो वहाँ की मजबूरी है 2 पार्टी सिस्टम, लेकिन वहाँ भी 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति प्रणाली में भले न 4 पार्टी हो जाए, लेकिन वहाँ हंग पार्लियामेंट नहीं होगा, इसीलिए कि 4 खड़ा होगा, उसमें कोई एक को तो विजेता घोषित करिएगा ही ना। आप नियम लगा दीजिए जो अभी आगे पढ़ाएंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तब भी 50% वोट आ ही जाएगा किसी एक आदमी को। या जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो अगर राष्ट्रपति हो गया तो वो अकेले जीत के गया ना, उसको 273 आदमी को नहीं जिताना है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप जब तक 273 आदमी को जिता के नहीं लाइएगा तब तक आपका जो है सरकार नहीं बनेगा। तो अहमदाबाद के सांसद को केवल अपने सीट का चिंता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी जो मतलब नेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, या राहुल गांधी, उसको कम से कम 300 सीट का चिंता है कि वो नहीं आया तो हमारे कोई काम का नहीं है। तो इसलिए ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम है, ये एक आश्चर्य हम लोग कर सकते हैं। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम ही रहेगा, तीसरा जो आएगा उसको इतना प्रचार करना होगा कि कार्यकर्ता ही नहीं मिलेगा उसको। तो धीरे धीरे ब्रिटेन क्या हुआ, 2 पार्टी सिस्टम पे चला गया। लेकिन वहाँ भी उसके पहले कई छोटी छोटी पार्टियाँ थीं, कोई लेबर पार्टी था, ठीक ना, कोई नेशनलिस्ट पार्टी था, वहाँ भी सब ऐसा था। इस कारण से वहाँ तो क्या देख रहे हैं, लॉर्ड पामस्टर्न वही मिलीजुली सरकार के फेज का व्यक्ति है, इसलिए इस बिल को पेश तो किया, लेकिन उनको तब तक इस्तीफा दे देना पड़ा क्योंकि कुछ दल सहमत नहीं थे। इसके बाद लॉर्ड डर्बी जो हैं ये बने प्रधानमंत्री, और उनके काल में ये विधेयक 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद एक्ट बन गया, ठीक है। तो एकदम 1 लाइनर क्वेश्चन आपको यहीं पे दिखाते हैं, देखिए। अगर आपको कहे 1 लाइनर क्वेश्चन, जिस समय 1858 के एक्ट पर महारानी विक्टोरिया ने हस्ताक्षर किया, उस समय
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये हो गया वन लाइनर क्वेश्चन। ए पामस्ट्रन, बी डर्बी, सी नॉर्थब्रुक, जो बिल्कुल पढ़ के नहीं गया है उसको कहीं न कहीं टिक मारना ही है, तो चर्चिल। समझ गए, मतलब कहीं तो मारिएगा टिक भाई, तो लीजिए इसमें मार दीजिए टिक, क्योंकि चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वार का फेज का व्यक्ति 1858 में क्या करेगा, इतना दूर का तो चीज़ याद रहना ही चाहिए। तो ये जो है ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डर्बी, ये वन लाइनर क्वेश्चन हुआ। क्लास 3 में अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तलाटी में तो एकदम अखबार पढ़ लीजिएगा अगला दिन कि प्रश्न अघरू होता, अब विद्यार्थी रेड़ता रेड़ता घेर आया। समझ गए, ये वहाँ पे छपा हुआ आपको मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए उतार लिए आप लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका प्रावधान क्या था। इस समय क्वीन विक्टोरिया हैं, अब एलिजाबेथ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के अधीन कर दिया, ठीक है। देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, बड़ा गौर करके इनको देख रहे हैं। राजा खराब भी हो तो अच्छा ही लगता है, राजा है, समझ गए ना। आप देखिए कि भगवान का कैसा भी चेहरा हो, आप जाके हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा लग रहे हैं। तो उसी तरह भाई राजा है, छोटा मोटा भगवान रहती है, अगर खराबो होंगे तो कहिएगा नहीं नहीं बड़ा बढ़िया लग रहा है क्योंकि राजा है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह एक आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताते हैं। शादी में देखिएगा कि सब आदमी बाराती में जो जाता है एकदम पूरा तैयार व्यार हो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसको देखने वाला कोई नहीं है। उस दिन एक ही आदमी गेस्ट है जो घोड़ा बैठा है, समझ गए। तो आपके तैयार होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप केवल पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपने पीछे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्या देख रहे हैं, भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब देखिए जब क्राउन के अधीन कर दिया गया तो अब निदेशक मंडल क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही क्या करेंगे। अब जब क्राउन शासन देखेगा तो यानी अब कोई मिनिस्टर देखेगा भारत का शासन, क्योंकि अब जो है सम्राट के देखने का मतलब ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अधीन हो गया भारत, ठीक ना। इसीलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इसका शासन देखेगा, और इसीलिए इसका नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये समझना है कि इस पोस्ट पर अब जिसको बिठाया जाएगा वो पार्लियामेंट का एक मेंबर होगा, ठीक है ना। जैसे आप अगर कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार, तो हमेशा बड़ा आदमी का नाम पहले लिया जाता है, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉर्ले था, अब मिंटो वायसराय था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तब मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और चेम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय था। ऐसे करके कंसेप्ट बनाना है, याद करने की जरूरत नहीं है कि अब याद किए जा रहे हैं मॉर्ले मोन्टो सुधारमा, मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, तुरंत बोल देगा अच्छा ही क्लास 3 वाला पार्टी है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ये इन दोनों के जगह पर वो हो गया। और दूसरा, उस सांसद को दर्जा किस चीज़ का मिलेगा, मिनिस्टर का दर्जा मिलेगा, कैबिनेट मिनिस्टर। यह एक मिनिस्ट्री ही हुआ कि इंडिया को संभालने के लिए एक मंत्री होना चाहिए। तो इनका हैसियत ब्रिटेन के संसद में एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगा। अब आइए देखिए, जो बोले वही लिखा है ना कि भारत सचिव अनिवार्यतः ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। तो इसमें से कौन हो सकता है, पहचान के बताइए। ये जो घूर रहा है ना सबको, यही है, समझ गए। जो बीच में बैठ करके सबको जो है डायरेक्शन दे रहा है, ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। और ये जो पीछे है, यहीं से शुरुआत हो रहा है वो चम्मच का,
वो वही है, समझ गए कि ये उठे हम बैठे हैं, तो देख लीजिए ये हो गया। अब ये जो है फोटो कम दिखाए आपको, यही है कि सचिव जो है वो तानाशाह नहीं हो जाए, इसलिए उसको सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक जो है सभा दिया गया, जिसका नाम पड़ा इंडिया काउंसिल। आपको अगर ये बात मालूम है तो आप मॉडर्न इंडिया पढ़िएगा, और जब पढ़िएगा कि इंडियन काउंसिल में दादा भाई नौरोजी को जगह दिया गया, तब आप थोड़ा खुश होइएगा कि अच्छा पहली बार किसी इंडियन को वहाँ जगह मिलना शुरू हुआ है, समझ गए। यानी वो वायसराय से ऊपर हो गया, वो वहाँ जाकर के अपनी बात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को रखेगा। अब देखिए जरा, 15 सदस्य तो आप नियुक्त कर देंगे, लेकिन एकदम पूरी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर आप एबॉलिश कर देंगे उसके अधिकारों को, तो कहीं न कहीं वो भी अंबानी अडानी है। सरकार जो है अभी क्या चल रहा है, कोलिशन गवर्नमेंट, कहीं पैसा फेंका सरकारें गिर जाएगा। तो कहा कि एक काम करिए, इस परिषद के 15 में से 8 जो मेंबर होंगे वो क्राउन नियुक्त करेगा, यानी बहुमत तो सरकार का होगा, और जो 7 सदस्य होंगे उसके चयन का अधिकार जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, उस लाइन में अगर नहीं भी लिखा हो तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जब आप पढ़े 1858 का एक्ट, तो देखिए किस तरीक़ा से प्रश्न आपको पूछ सकता है। इसमें 3 बात एकदम ध्यान रखना है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद क्रिएट किया गया, जो ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। दूसरा ध्यान रखना है, सेक्रेटरी को सहायता करने के लिए 15 सदस्य नियुक्त किए गए थे, जिनमें 8 को क्राउन नियुक्त करेगा और 7 को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा भेजा जाएगा। देखिए अब इसी को जो आपको प्रश्न देगा वो कैसे देगा। 1858 के एक्ट के संदर्भ में ध्यान दें। पहला, इस पर हस्ताक्षर महारानी एलिजाबेथ ने किया था। दूसरा, इसके द्वारा भारत सचिव नामक नया पद सृजित किया गया। तीसरा, भारत सचिव की सहायता के लिए पंद्रह सदस्य नियुक्त किए गए। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। देख रहे ना यूपीएससी का स्टेटमेंट, जो आप लिखे हैं वो नहीं होगा, उसको काउंटर करके आपको बना देगा सवाल। अब कहेगा उपरोक्त में से सत्य कथन पहचाने। ए 1 2 3,
बी 1 2 4, सी 2 3 4, डी 1 2 3 4। पहला गलत है और सी आंसर है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 4 4 4 ये देखिए 3 बार है, ठीक ना। देखिए 3 3 3 पहला गलत है, उसके बाद और काउंटर चेक करना हो तो ये देखिए 2 2 2 2 2 तो पक्का सही है क्योंकि वो चारों में है। देख रहे हैं ना। ऐसे करके वहाँ पे काउंटर चेक भी कर सकते हैं कि आप जो टिक मारे हैं वो सही है या नहीं है। तो चलिए देख रहे हैं इस तरह का प्रश्न, 4 स्टेटमेंट वाला प्रश्न सबसे आसान होता है एलिमिनेट करने में, और 3 वाला उससे थोड़ा आसान, मतलब थोड़ा भारी, 2 वाला उससे भारी, और 1 वाला तो पक्का याद नहीं है तो टिक नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। अब ये जो 15 मेंबर बनाए जाएंगे उनका अनुभव क्या होगा। तो 15 में से 9 लोग ऐसे होंगे जो कम से कम 10 साल तक भारत में अपनी सेवा दिए हों। यूपीएससी का मेंबर बनने के लिए उसमें भी आधे मेंबर ऐसे होने चाहिए, पूरा नहीं आधा, जो कम से कम भारत सरकार में 10 साल अपनी सेवा दिया हो। इसीलिए जो है आपको बार बार कहा जाता है कि अगर वो पूछे कि भारत के वन की स्थिति के बारे में बतलाइए तो जो जानते हैं वही सच सच बताइएगा। कोई कोचिंग ब्लॉग बताया हुआ बात बताइएगा तो पता चला कि वो जो क्वेश्चन पूछा था बाद में बाहर निकले बोर्ड का चेयरमैन था और छत्तीसगढ़ सेवा में चीफ सेक्रेटरी होके रिटायर होकर इधर आया था। अब वो जो है जंगल का समस्या नज़र से देख कर आया है, आप उसको एक कोचिंग ब्लॉग का कहानी सुना रहे हैं, बस इतने में वो काट देगा कि ख़त्म है, ये आदमी काम का नहीं है। तो वहाँ पे 10 साल ठीक है, लेकिन आधे जो मेंबर 10 साल वाले नहीं होते हैं तो वो फिर हो गया पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। आधा लोग जो है सरकार अपना आदमी को वहाँ पे रख दिया। चलिए अब आगे देखिए, भारत छोड़े 10 वर्ष से अधिक नहीं हुआ हो। कारण आज जो है अगर हम साल में एक बार बिहार नहीं जाएं, 10 साल अगर हमको हो जाए बिहार गए हुए तो हम उसका आकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक इतना बदलाव हो गया रहेगा कि हम उसके बारे में बताने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ठीक है, आज अगर हम आप देख रहे हैं कि दिल्ली को बढ़िया से एक्सपोज कर देते हैं अपने लोकतांत्रिक आवाज़ में, तो इसलिए कर पाते हैं कि हम उसके टच में हैं। तो यहाँ भी अगर वो आदमी भले न 10 साल भारत में रहा हो, लेकिन अगर वो 10 साल से ज़्यादा हो गया है तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फॉर इंडिया के कार्यकारिणी में रहकर सही सलाह नहीं दे पाएगा कि भारत में हो क्या रहा है, यानी वो टेसियस हो जाएगा कि कभी हम इंडिया गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत सचिव और भारत परिषद को सम्मिलित रूप से गृह सरकार नाम दिया गया। यानी आगे अगर आपको जब भी कहा जाए कि दादा भाई नौरोजी को गृह सरकार में जगह दिया गया था, तो समझना है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसके जो ये 15 मेंबर हुए उसको मिला करके कहेंगे। अब देख लीजिए, क्लास 3 में तो अभी इतना भारी नहीं पूछ पाएगा, लेकिन अगर 1 लाइनर क्वेश्चन ये पूछ दे कि 1858 के एक्ट के बाद जिस गृह सरकार का होम गवर्नमेंट का स्थापना किया गया उसमें कुल सदस्य कितने थे, तो 16 थे। 15 नहीं टिक मारिएगा, सचिव भी था और उसका 15 मेंबर भी था, तो 16 लोग उसके अधीन थे। अब आइए, इनके वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे। तो भारत सचिव और उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, यानी सारा बोझ हम लोगों के ऊपर ही डाल दिया। लिख लिया आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक एक्ट इतना डिटेल्स आपको पढ़ा रहे हैं कि आप मेंस के भी सवाल को लिख सकते हैं। भारत सचिव भारत परिषद के सदस्यों को पद से नहीं हटा सकती थी, यानी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है
वो उन 15 लोगों को अपने पद से नहीं हटा सकता है। कौन हटाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट हटाएगा। मतलब कहने का कि 543 में से 273 लोग अगर उस 15 लोग के खिलाफ वोटिंग करें तब जाकर के वो जो है अपने पद से हटेंगे, वरना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उनको नहीं हटा सकता है। ठीक है, आज देख लीजिए, यही काम हम ऑल इंडिया सर्विस के लोगों से करवाना चाहते हैं। ऑल इंडिया सर्विस मतलब IAS IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऐसे 7 सेवा हैं। तो उनको हटाने के लिए हम क्या कहें कि भाई राष्ट्रपति साइन करेगा। राष्ट्रपति के साइन का मतलब क्या हो गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने से, यानी उनको हटाने के लिए 80 लोगों का सिग्नेचर चाहिए। और जब आप सेंट्रल सर्विस ग्रुप A में हैं तो आपको हटाने के लिए केवल उस मिनिस्टर का रिकमेंडेशन काफ़ी है जिसके नीचे आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए, वही कहा गया कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट उसको हटाएगी। अब आइए, भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होता था, बॉस नहीं होता था, हमेशा ध्यान रखना है। अध्यक्ष जो है वो गार्जियन कहलाता है, वो बॉस नहीं कहलाता है। यानी निर्णय तो अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि मेंबर्स डिसाइड, स्पीकर प्रिजाइड। उसका काम केवल यही करना है कि भाई वोटिंग करा देते हैं, आप में से गिन के बता देते हैं कि भाई अधिकांश लोग किस तरफ थे, आप बराबर हैं तो हम जो है आपका कास्ट वोटिंग कर देते हैं। लेकिन कई बार उसमें गलत पर्चा भी निकलता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाहर हो जाता है, देखते हैं ना। अगर उसमें अध्यक्ष लेता निर्णय तो कभी नहीं होने देता, कहता नहीं उसके थ्रू आगे बढ़ना है, मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, उस दिन हम यही अध्यक्ष की भूमिका में थे कि आप जो है डिसाइड किए, हम केवल प्रिजाइड किए। तो ये जो है निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। किसके? परिषद के बहुमत के आधार पे। जान करके ऑड नंबर रखा गया 15, क्योंकि हमेशा 8 और 7 ही होगा। अब कोई एब्सेंट हो जाए तो बात अलग है, वरना 8 और 7 होगा तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वायसराय के जैसा 2:2 करवा करके और अपना वोट नहीं दे सकता है निर्णायक। अब आइए, भारत सचिव को सामान्य मत देने का अधिकार था तथा परिषद में कोई विषय लाने या नहीं लाने का भी अधिकार दिया गया। यही गड़बड़ था, यानी टोटल 16 हो गया। प्रिजाइडिंग वोट नहीं दे रहा है, पहला बार में भी वोट दे रहा है तो 16 हो गया, तो 8:8 हो गया। उसके बाद फिर जाकर के वो कहेगा कि हम जो है निर्णायक मत देंगे, यानी वो 2 बार वोट देगा। और कौन सा विषय लाया जाए एजेंडा में और कौन सा विषय नहीं लाया जाए, वो पूरा का पूरा अधिकार भारत सचिव को था। अब आइए, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर समान मत देख लीजिए, वही बात जो समझाए। महत्वपूर्ण विषयों पर समान मत होने की दशा में उसे एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार था। अब नहीं कहेंगे निर्णायक मत, क्योंकि वो 2 बार वोट कर दिया। एक बार जब 16 लोग बैठा था तब भी वोट किया, और उसके बाद यदि 8-8 हो गया तब भी जो है वो वोट दिया, तो उसको एक अतिरिक्त वोट देने का अधिकार दिया। देखिए अब क्या कहता है, भारतीय सचिव बाकी चीज़ों को नहीं मानेगा, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवा के विषय में, माने उस समय भी IAS IPS जो नियुक्त होगा, कोई अगर सलाह भारतीय परिषद दे दिया, यानी काउंसिल दे दिया, 16 में से 9 लोग अगर दे दिया, तो उस सलाह को मानने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बाध्य था। लेकिन इकोनॉमिक्स और ऑल इंडिया सर्विस को छोड़कर बाकी कोई और मुद्दा यदि आता है और अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को नहीं इच्छा है तो बहुमत की अवहेलना भी वो जो है बाद में कर सकता है, यानी वीटो पावर भी उसको दिया गया था। भारत सरकार सचिव अन्य विषयों पर देख लीजिए भारत परिषद के निर्णय को ठुकरा सकता है, यानी कि अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग हो रहा है और वो भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई वोटिंग है, उसमें 16 लोग वोटिंग कर रहे हैं पहली बार, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को भी मौका दिया गया है, तो 16 में अगर 9
इसके पक्ष में वोट गिर गया, अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विपक्ष में वोट दिया है, तब भी उसको ये बात मानना पड़ेगा, ये अवहेलना नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई बिल इकोनॉमी और अखिल भारतीय सेवा के अलावा है, ध्यान रखिएगा, किसी भी बिल को अगर चाह लेगा सचिव तो उसको आर्थिक बिल बना ही देगा। अरे जरा सा रुपया का बात डाल दीजिए ना, वो इकोनॉमिक बिल हो गया, ठीक ना। कोई भी ऐसा बिल नहीं है जिसको कि आप चाहें तो आर्थिक बिल नहीं बना सकते हैं, तो वो बना ही देगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो नॉर्मल बिल है, तब अगर 16 लोगों में से 9 लोग अगर उसके पक्ष में गया है और 7 लोग उसके विपक्ष में गया है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विरोध में गया था, तो इसको सचिव ठुकरा सकता है कि हम ये इसको नहीं मानेंगे। यानी यहाँ पर वीटो कंडीशनल है। इकोनॉमिक और अखिल भारतीय सेवा के विषय पर आप वीटो नहीं लगा सकते हैं, अब बाकी विषयों पर जो है आप वीटो लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो है लिखने का भरपूर समय आपको दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे देखें। भारत सचिव को देख लीजिए, अब बजट प्रणाली की शुरुआत होगी। भारत सचिव को प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष रखना पड़ता था। यानी कि एक तरह से बजट की शुरुआत हो गई। कितना भारत में इनकम और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसका एक रिपोर्ट बनाना है, और वो रिपोर्ट बना करके हर साल ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रखना है, ठीक है ना। यानी वहाँ चर्चा होगी, बहुमत से वो पारित होगा। यानी कि इस पर सचिव की खिंचाई भी हो सकती है कि आप यहाँ पर इस मुद्दे पर ज़्यादा खर्चा किए हैं। अब देखिए, गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट के रूप के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा, जिसके कारण उसे वायसराय कहा गया। ध्यान रखिएगा, वायसराय का वो सभी काम यथावत है जो एक गवर्नर जनरल कर रहा था। इसलिए अगर किसी किताब में 1857 के बाद वाले को भी कह दे गवर्नर जनरल, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। काम तो मूलतः उसका गवर्नर जनरल का ही रहा, केवल अब वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अब वो ब्रिटेन के क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया वायसराय। वायसराय का मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेटिव, और गवर्नर जनरल जो था वो कंपनी के तरफ से काम कर रहा था, क्राउन के तरफ से काम नहीं कर रहा था। तो ध्यान रखना है कि वायसराय का काम तो वही था जो एक गवर्नर जनरल का काम था, लेकिन वो चूंकि रिप्रेजेंटेटिव था इसीलिए उसको हम कहे कि ये वायसराय है। कैसे? ठीक वैसे ही कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात लगभग सभी काम वही करता है जो गवर्नर का काम होता है। गवर्नर थोड़े काम करने जाएगा, कहेगा लाओ लिख के हम साइन मार देंगे, तो काम सारा वही ऑपरेट कर रहा है जो भी है गवर्नर का काम। लेकिन चूंकि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति उसको अपॉइंट नहीं किया है, वो यूपीएससी पास करके आया है, देख रहे हैं ना, इसीलिए वो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जो है वो वायसराय है, ऐसे समझना है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन उसका काम सब गवर्नर जनरल का रहा। ये जब याद रहेगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में ये प्रश्न क्यों बार बार आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। 47 के बाद ये वायसराय कैसे कहलाएंगे? क्योंकि वायसराय तो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था, देख रहे हैं ना। तो जब क्राउन का ही शासन नहीं रहा तो वायसराय कैसे रहेगा? लेकिन काम गवर्नर जनरल का ही कर रहे थे वो लोग, गवर्नर जनरल बना करके उनको रखा गया। इसीलिए माउंटबेटन अंतिम वायसराय भी 14 अगस्त 1947 तक, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी क्योंकि जून 1948 तक, चक्रवर्ती राजगोपालचारी कभी वायसराय नहीं, पहला गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय, इंडियन। तो ये जब आप यहाँ जानिएगा तो आपको 1947 के बाद की स्थिति समझ में आएगी, ठीक है।
अब जरा समझिएगा, वायसराय बना ही नहीं सकते हैं, किसका रिप्रेजेंटेटिव बनाइएगा? उसके लिए इसका मैंने फिर कोई राष्ट्रपति पद क्रिएट करिए तो कहिएगा कि उनका ये रिप्रेजेंटेटिव है। या अगर फिर मध्यकाल में जाना है तो कोई राजा सुल्तान बादशाह रखिए जिसको कहिए कि उनका ये रिप्रेजेंटेटिव है। तो पता चला कि राजा रखिएगा तो वो अपने को फिर महाराजा परम भट्टारक कहना शुरू करेगा, प्राचीन काल वाला। अगर आप उनको बादशाह के नीचे लाइएगा तो नवाब कहना शुरू कर देगा, या जो है दक्कन का जो है वायसराय हुआ करता था निजाम कहना शुरू कर देगा। तो इसीलिए वो नहीं था। ठीक है, अब आइए, भारत सचिव वायसराय को आवश्यक पत्र अपनी परिषद को बिना बताए भेज सकता था। यानी कि वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच का पत्राचार जो है वो बिना उसके काउंसिल के सलाह के भी हो सकता था। लेकिन पत्राचार से क्या होगा? निर्णय तो बहुमत के आधार पे ही होगा। तो ये क्यों दिया गया वो बता देते हैं। भारत में क्या चल रहा है वो अगर जानना चाहता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, हो सकता है उससे वो सुधार करे। ये चिट्ठी बिना जाने 1861 का एक्ट कैसे आएगा? ये चिट्ठी बिना आए कैसे जो है 1892 का एक्ट आएगा? यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ही पार्लियामेंट को बताएगा ना कि भारत में देखिए ये प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आप ये बिल अभी नहीं लाते हैं तो हो सकता है कि एक नया 1857 हो जाए। तो इसके लिए अगर सचिव को हम ये बांध दें कि आप बिना अपने उस काउंसिल के सहायता के आप चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो वो तो हमेशा तिकड़म लगाने लगेगा, क्योंकि वहाँ बहुमती से पास कराना है। पहले वायसराय सचिव वायसराय से लेटर मंगा ले। अब अगर लगता है इस पर कोई निर्णय लेना है तो वो निर्णय अपने काउंसिल में रखेगा। काउंसिल अगर बहुमत के आधार पर पारित कर दिया तो वो निर्णय ले लेगा। काउंसिल अगर नहीं बोला, अपना दिमाग वहाँ तक ब्रॉड करिएगा। हम 6 महीना से आपको समझा रहे हैं कि जब आप प्रशासनिक तैयारी के लिए आए हैं तो ये लाइन नहीं है। इस लाइन में 8 बात छुपा हुआ है, 7 बात छुपा हुआ है, ये आपको एनालाइज करना है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर सचिव वायसराय से चिट्ठी मंगाया, उस पर कोई एक बिल लेकर के आया और उसकी कार्यकारिणी मना कर दी, वो 15 लोग, तो नो टेंशन, वो मंत्री है। मंत्री को ये अधिकार है कि वो ऑफिशियल बिल लेके संसद में जा सकता है। तो अगर ये कार्यकारिणी बात नहीं माना तो उसके पास एक ऑप्शन और है, वो बड़ा बवाल हो जाएगा, संसद में जाएगा तो, लेकिन वहाँ भी जा सकता है। अगर संसद पारित कर दिया तो ये कार्यकारिणी 0 पावर के बल्ब हो जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट जब पास कर दिया तब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को इनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहेगा ये तो विधि बना के भेज दिया इंग्लैंड का पार्लियामेंट। देख रहे हैं ना, जैसे आज अगर हर काम मंत्री परिषद के ही सलाह से करना है, ठीक है, लेकिन अगर एक व्यवस्था ऐसा होता, इसीलिए हम नहीं रखे कि राष्ट्रपति अगर मंत्री परिषद के बातों से असहमत है तो डायरेक्ट बिल भेज सकता है लोकसभा में। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति महोदय कितना सारा बिल भेज दिए होते लोकसभा के अंदर। कहीं उसको संसद पास कर दिया तो मंत्री परिषद क्या होगा, एक तरह से समझ लीजिए कि वो लंगड़ा हो जाएगा बेचारा, क्योंकि उसका कोई बात नहीं फिर सुनेगा। राष्ट्रपति कहेगा हम पार्लियामेंट में भेज के देख लेते हैं। तो हम लोग क्या किए कि नहीं, तानाशाही किसी का नहीं चलेगा। हमेशा बोले हैं डेमोक्रेसी में तानाशाही के खिलाफ होना चाहिए। कहा कि आप किसी बिल का अनुमति नहीं दीजिए या दीजिए, वो काम करिए। इसीलिए हम क्या कहें कि भाई आर्टिकल 3 और 4, 2 और 3 के लिए कोई बिल लाएंगे तो वो राष्ट्रपति से अनुमति ले लेंगे। कोई धन विधेयक होगा तो राष्ट्रपति से अनुमति ले लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं दिए कि राष्ट्रपति अगर असहमत है तो वो जो है कोई बिल लेकर के आ जाएगा। देख रहे हैं ना, नहीं तो कितना बड़ा दिक्कत हो जाता है। राष्ट्रपति को ये नहीं दिए कि अचानक नींद से जगे, जरा देख लिए मोबाइल एक बार, अच्छा संसद नहीं चल रहा है, रुको एक वट हुक्म लेकर आ जाते हैं। देख रहे हैं ना, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ये जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको भेजेगा तभी जाकर के आप वो वट हुक्म जारी करिएगा।
और नहीं तो राष्ट्रपति कहता कि हम जारी करना शुरू करते हैं, जब पार्लियामेंट आएगा तो अब तुम्हारा ही जिम्मेदारी है पीएम साहब, आप नहीं पास कराइएगा तो आप गिरिएगा, पास कराइएगा तो आप बचिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब चाहें तब बट हुक्म जारी करते हैं, इसीलिए हम उनको बांध दिए हैं कि भोर शाम दोपहर नहीं करना है। जब लगेगा मिनिस्टर को कि ये बट हुक्म आना चाहिए तब जाकर के वो लेकर के आएगा, ठीक है। अभी भी आप पूरा नहीं सोचे हैं, ये कहाँ से सीखे हैं? ये जो चार्टर में झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो चार्टर एक्ट बना, देख रहे हैं ना, राजा इधर से कुछ भेज देता था, उधर से रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता था। तो ये जो दोनों के बीच में डेडलॉक हुआ था वहाँ, उसका वहाँ पर वो लोग क्या निकाला कि चार्टर पास करिए किंतु उसको हम एक्ट बना के पास करेंगे। और 53 के बाद तो कहिए दिया कि अब नहीं करिएगा, अब जो है एक्ट ही आएगा। तो यही जो दुष्परिणाम था 1600 ईस्वी से लेकर के 1853 तक, उस चीज़ को समझ करके जो है हम लोग अपने संविधान में वैसा व्यवस्था नहीं रखे कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बट हुक्म जारी कर दे, या अपनी मर्जी से वीटो लगा दे, या अपनी मर्जी से जब चाहे कोई बिल जो है लोकसभा में भेज दे। जो प्राइवेट मेंबर है वो भेज सकता है, अभी नया मेंबर है इसलिए मंत्रालय नहीं मिला है, तो ये जो है एक बिल लेके आ सकता है, समझ गए। लेकिन क्या कहते हैं, राष्ट्रपति अपने से कोई बिल नहीं भेजेगा। क्लियर हो गया ये बात? चलिए अब आगे देखते हैं, देखिए क्या कहता है। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट ने सपरिषद भारत सचिव और भारत स्थित उच्च पदाधिकारियों के मध्य विभाजित कर दिया। मतलब एकदम जो टॉप मोस्ट पोस्ट होगा अखिल भारतीय सेवा, ऐसी नियुक्ति कौन करेगा? सपरिषद भारत सचिव, बड़े बड़े जो नियुक्ति होंगे, ठीक है ना। और जो निचला नियुक्ति होगा, मान लीजिए कि एक दरोगा नियुक्त करना है निचले स्तर पे, ठीक है ना, हाँ, सूबेदार नियुक्त करना है, वो नियुक्ति जो है कौन करेगा? यहाँ का वायसराय करेगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, दोनों में से कोई नहीं करेगा। कैसे? तो पिछला एक्ट याद करिए, जब आप बना दिए कि एक ICS का परीक्षा होगा, जो उसमें पास करेगा वही बनेगा, तो मतलब इनका काम ये रहा अब कि जैसे आप UPSC पास करते हैं, खाली राष्ट्रपति साइन करता है कि आपको नियुक्त किया जाता है, तो समझना है कि ये केवल साइन कर रहा है कि भाई आपको नियुक्त किया जाता है, बाकी उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया है, ठीक है। अब आइए, वायसराय के विधिक सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट के द्वारा किया जाने लगा। ये क्यों रखा अपने पास? ये चाहता तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दिया जा सकता था, एकदम चेक एंड बैलेंस क्राउन करेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये मंत्री अकेला करने लगा तो एक तो इनके और परिषद के बीच झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के सहमति से होगा। अगर आप उसको बाहर निकाल देते हैं तो फिर वो तानाशाह हो जाएगा कि हम इस आदमी को वहाँ लीगल मेंबर बना के भेजते हैं। तो वायसराय के जो विधिक सदस्य हैं वो सम्राट के द्वारा किया जाएगा। और डलहौजी, ध्यान रखना है, 1857 के विद्रोह को फेस नहीं किया था, पढ़ा चुके हैं आपको मॉडर्न इंडिया। जिस समय भारत में 1857 का विद्रोह हुआ उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है वायसराय था, ये हमेशा याद रखना है। डलहौजी बस वही समझना है जो दिवाली में आप करते हैं कि पटाखा होता है उसमें लगा करके भागे, वो नहीं फूटा, तो आपको तो मालूम है फूटेगा, आप दूर होते हैं, आपका मित्रगण जो नज़दीक जाता है अचानक फूट गया, तो कैनिंग बेचारा पटाखा देखने में फुटा गया, यही समझिएगा। हाँ, उसमें आग लगा के गया था डलहौजी, ठीक है ना। तो प्रथम वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था 1857 के समय, तो कैनिंग था। लेकिन जब कहे खाली अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब गोपालचारी जी का नाम देख लेना है, क्योंकि लास्टमा तो वही थे। 1857 के समय अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग,
ठीक ना। अब प्रथम वायसराय तो हमेशा लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अब देखिए, भारत के राज्य सचिव को अब एक बॉडी कॉरपोरेट घोषित किया गया। बॉडी कॉरपोरेट जिसको बना दिया जाता है उसको एक तरह से थोड़ा जुडिशियरी अधिकार दे दिया जाता है। बस यही फ़र्क है कि लड़का किसके पीछे भागता है कि थोड़ा क्लास नोट्स मिल जाए। अब आप ये बताइए कि ये बॉडी कॉरपोरेट तो आपके गुजराती में भी लिखा हुआ है, जो किताब वो नया बच्चा लेके बैठा है मेरा वाला, उसमें भी लिखा है, लेकिन उसके लिखे रहने से क्या हो जाएगा, आप बार बार वहाँ पहुँचिएगा, अगर आपको मालूम नहीं है कि बॉडी कॉरपोरेट क्या होता है तो आप निकल जाइएगा वहाँ से। तो इसीलिए कहा जाता है हमेशा कि सेना नहीं लेने का दुर्योधन गलती किया था, कृष्ण लेने का साथ में जो अर्जुन किया था, कि क्लास में आना जरूरी, भले न भागते हुए दौड़ते हुए, ठीक ना, ले जाइए वो चलेगा, लेकिन क्लास में जब आप आते हैं तो आपको ये पता चलता है। बॉडी कॉरपोरेट जिसको भी कहा जाए समझ लेना है कि उसको कुछ न्यायिक अधिकार दिया गया है। तो देख लीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप उसे वाद चलाने और उस पर वाद संस्थित किए जाने का अधिकार प्राप्त, कोई केस वहाँ पे आप चला सकते हैं, ठीक है। यानी जो पहले प्रिवी काउंसिल को ये अधिकार था, जहाँ अपील किया गया था, वो प्रिवी काउंसिल अभी भी चल रहा है। भगत सिंह के फांसी का अंतिम अपील प्रिवी काउंसिल में किया गया था, तो वो अभी भी चल रहा है, लेकिन ये भी उसके नीचे एक छोटा मोटा न्यायिक संस्था हो गया कि आप यहाँ भी अपना छोटा मोटा केस चला सकते हैं। तो आज जो है राजनीतिक भगत सिंह नहीं है, क्योंकि विश्वास एजुकेशन पे लेके आ रहे हैं, समझ गए। आज जो है शहीदी दिवस पर यूट्यूब पे जो 7:30 बजे आ रहे हैं वो स्पर्धात्मक परीक्षा वाला भगत सिंह है। मतलब इसमें ये नहीं आने जा रहा है कि पंजाब में क्या हुआ और दिल्ली में क्या हुआ, ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं 2 घंटा खाली भगत सिंह के ऊपर, जो आपको एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो लाइव है 7:30 बजे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। नहीं देखिएगा तो बाद में देख लीजिएगा, दोनों सुविधा है भाई, है ना। तो ध्यान रखिएगा 7:30 बजे ही क्यों चुना गया। आपको पहले ही बताए हैं कि तोमर सर का कोई भी स्टेप बिना कैलकुलेशन के नहीं होता है। ठीक 7:30 बजे ही भगत सिंह को फांसी दिया गया था आज के दिन शाम को, इसीलिए हम वो लेक्चर 7:30 बजे रखे हैं। तो 2-4 बढ़िया कोटेशन ज़रूर मिलेगा सुनने को, क्योंकि उसके बिना बताना उचित नहीं होता है। लेकिन आज आपको बेहतरीन जो है भगत सिंह पर से कोई प्रश्न आएगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 10 पन्ना लिखे हैं और तब उसका अभी पीपीटी बन रहा है। तो आपको 10 पन्ना इन्फॉर्मेशन आज खाली भगत सिंह पे मिलने जा रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये प्रिवी काउंसिल था, ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक ना। भारत का शासन किसके अधीन, तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन। क्राउन अपने से कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो राजा हैं, तो वो क्या किए, अपने नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लगा दिए, भारत का पूरा शासन भार उनके ऊपर सौंप दिए। लेकिन ये मनमानी ना करें, इसके लिए इनको सहायता देने के लिए 15 सदस्य नियुक्त कर दिया गया, जिसको कि कहा गया भारत परिषद, इंडिया काउंसिल। और ध्यान रखना है कि इसी दोनों को मिला करके गृह शासन भी कहा जाता था, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अब इन 15 सदस्यों में जो आपको भाषा में लिखा है, देखिए चार्ट कितना प्रभावी होता है। 8 सदस्य को क्राउन नियुक्त करेगा, 7 सदस्य को कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त करेंगे, और इनमें से 15 में से 9 मेंबर ऐसे हों जिनको भारत में कम से कम 10 साल सेवा का अनुभव हो, और वो 10 साल से ज़्यादा भारत आए हुए उनका टाइम नहीं हुआ हो। ये आपका इसका पूरा का पूरा सार हो गया।
एकदम दिमाग में ये सेट रखिएगा कि आईएएस पास करना है, पीटी कि जीपीएससी करना है कि आरपीएससी, वो भले डेमोक्रेसी के तहत आपको छूट है, लेकिन पास करने के लिए हिस्ट्री या पॉलिटी अगर ये आपके हाथ से गया तो आपका ये परीक्षा गया। आप ज़रा देखिएगा जो कल यूट्यूब पर परसों बताए थे, और आप में से ही किचन कैबिनेट निकाल के दिए हैं, वो गलत होगा डेटा, फिर गलत होगा। माने संवैधानिक विकास से ऐसा कोई साल नहीं है कि 3 प्रश्न नहीं दे रहा है जीपीएससी। माने आप इस एक चैप्टर में अगर 10 घंटा लगाए हैं तो 10 घंटा का मतलब 3 प्रश्न है। तो ये चैप्टर को आप घुमाइएगा नहीं। और आईएएस में भी चैप्टर वाइज जाइएगा ना, तो वहाँ चूँकि 17 ही क्वेश्चन होता है तो एक तो होगा ही इस चैप्टर से, तो आप इस चैप्टर को नहीं घुमाइएगा। और राजस्थान में ये नहीं है सिलेबस में, माने वहाँ संवैधानिक विकास में 2 ही एक्ट पढ़ना है, एक 1919 और एक 1935। लेकिन जैसे हम आलोचना कई बार करते हैं ना जीपीएससी में कि भाई सिंधु घाटी के बाद सीधा यही लिख दिया, बीच में से चैप्टर गायब कर दिया, बिना 16 महाजनपद के हमको कहता है मौर्या पढ़ लो। तो राजस्थान का भी स्टेट कोई भी हो उसका सिलेबस खंडित होता है। आप ज़रा आप नहीं महसूस कर पाएंगे, उनको करवाते हैं। ये बताइए कि ये बिना विकास जाने डायरेक्ट 1919 पढ़ाने लगते तो आपका क्या हाल होता है। मतलब वहाँ तो अब सीधा, अब तो आगे चर्चे न होगा कि वायसराय के कार्यकारिणी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के क्या कहते हैं ये भारत परिषद में, अब आगे केवल यही गप होगा। तो ये अगर आप पहले जान ही नहीं रहे कि ये कौन है तो आप 1919 के एक्ट को क्या समझेंगे। अगर उसमें लिख दिया जाए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के भारत परिषद में एक भारतीयों को भेजा गया, तो उस वक्त जो है हमको तो अनुभव है, हम अजमेर में ये क्लास ले रहे थे और वही कोरोना हुआ जो हम लौटे थे वहाँ से। तो अजमेर में ये क्लास ले रहे थे और लड़का हाथ उठा के हमसे पूछ लिया था, क्लास में 300 लड़का बैठा था, 300 के बीच में वो हिम्मत करके पूछा कि सर ये जो आप बार बार बोल रहे हैं भारत सचिव, भारत परिषद ये क्या है। तो उसको समझाना तो फ़र्ज बनता है, लेकिन तुरंत बोले कि बाबू आरएएस का तैयारी करोगे ना तो ये सब कन्फ्यूजन लेते हुए रिटायर कर जाओगे। मैंने पास कर सकते हैं लेकिन रिटायर कर जाओगे नौकरी के बाद, लेकिन ये क्लियर नहीं होगा कि भारत परिषद क्या है। क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्टर जो है उस कोचिंग का ये कह के भेजा है कि सर आपको 1919 ही पढ़ाना है, क्योंकि ये आरएएस का बैच है। लेकिन आप जीपीएससी में खुशकिस्मत हैं कि जीपीएससी संवैधानिक विकास लिख करके आपको जो दिया है उसमें 1919 और 1935 नहीं दिया है। ठीक है, राजस्थान में जो सिलेबस क्लास 1-2 का है, वहाँ अपने यहाँ जैसे आरएएस कहते हैं, एक कॉमा नहीं हटाया है, वही सिलेबस वहाँ के पीएसआई का है। और राजस्थान जो है पूरे भारत में एकमात्र अजूबा राज्य है जहाँ पीएसआई का परीक्षा आरपीएससी लेता है, जैसे अपने यहाँ जीपीएससी लेता है, समझ गए। लेकिन उससे एक अच्छा है कि उंगली नहीं उठेगा, समझ गए कि ये जो है बेईमानी हो गया, ये हो गया, चूँकि वो एक संवैधानिक संस्था है। वो एक अजूबा परीक्षा है पीएसआई जो 4 स्टेज में होता है। पहले आपका जो है पीटी होगा तो उसमें 2 विषय होगा, एक प्रॉपर हिंदी का विषय है 200 मार्क का और 200 मार्क जीएस है। फिर दौड़ आएगा, फिर उसमें से जब कट जाइएगा तब फिर मेंस आएगा, फिर दौड़ मेंस का नंबर जोड़ करके फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, आप फिर दौड़ मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़ के तब आपका फाइनल सिलेक्शन करेगा। तो बहुत खतरनाक है वहाँ का वो, उससे बढ़िया आरपीएससी की तैयारी करके आप जल्दी पास कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखें।